Hello, my dear viewers. I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचार के बारे में या विचारक के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रतिनिधि सरकार जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उद्देश्य प्रस्तावना मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा, मिल का आर्थिक और महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी विचार, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मिल का योगदान एवं प्रभाव, सारांश, शब्दकोश, अभ्यास प्रश्न, संदर्भ पुस्तकें और फिर आगे प्रस्तावना हम लोग देखते हैं। उद्देश्य में कहा गया है कि यदि आप जो है इस अध्याय को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो है विद्यार्थी योग्य होंगे स्टुअर्ट मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा की व्याख्या करने में, राजनीति के चिंतन के इतिहास में मिल की भूमिका का मूल्यांकन करने में। प्रस्तावना में कहा गया है अपने ग्रंथों ऑन लिबर्टी तथा प्रतिनिधि शासन में मिल यद्यपि लोकतंत्रात्मक शासन को स्नेह की दृष्टि से देखता है, तथापि वह एक लोकतांत्रिक विचारक है और इंग्लैंड के लोकतंत्र के समर्थक लेखकों में सबसे महान लेखक है। मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा। यह सत्य है कि किसी अन्य ने मिल के समान इस बात पर जोर नहीं दिया कि लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। फिर भी मिल के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहां लोकतंत्र उपयुक्त हो सकता है वहाँ वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली उपयोगितावादी होने के नाते मिल विश्वास करता था कि मनुष्य की स्वाभाविक स्वार्थ प्रवृत्ति के रहते किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो और किसी भी व्यक्ति को यह सुअवसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो जाता है। मिल ने कांट की भांति मानव व्यक्तित्व को मान्यता देकर भी लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।
उसका विश्वास था कि गुणी एवं सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा राज्य हो सकता है। वह व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है तथा उनका कल्याण संभव है। दूसरे शब्दों में सर्वोत्तम शासन वही है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ऐसा शासन न तो स्वतंत्र हो सकता है न कुलीन तंत्र, वह तो केवल लोकतंत्र ही हो सकता है। प्रतिनिधि शासन क्यों? लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के उपरांत भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं की शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई कमियां उभरने लगती है। इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। मिल के शब्दों में मनुष्य द्वारा बनाई हुई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी। तो फिर क्यों न लोकतंत्र को और अधिक अच्छा बनाया जाए। मिल का यह भी कहना था कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए लोकतंत्र तो संभव नहीं है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कायम रह सकती है। इसीलिए लोकतंत्र पर लिखी कृति को उसने प्रतिनिधि शासन का शासन नाम दिया। मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर मिल की प्रतिनिधि शासन प्रणाली के 3 प्रमुख तत्व उभरते हैं। संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग, संपूर्ण या अधिकांश लोगों के साथ में नियंत्रण शक्ति तथा प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव। प्रतिनिधि सभा का संगठन एवं कार्य। प्रतिनिधि सभा को मिल द्विसदनात्मक बनाना चाहता था। उसके मत में उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए आवश्यक है।
वह दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का भिन्न आधार रखना चाहता था। उसकी मान्यता है कि यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो तो दूसरा सदन राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हो। मिल के शब्दों में प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र की सामान्य राय के साथ उसके प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व हो। जहाँ तक हो राष्ट्र के प्रत्येक वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति के विचारों का भी प्रतिनिधित्व हो। प्रतिनिधि सभा के कार्य की चर्चा करते हुए मिल कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन का नियंत्रण तथा निरीक्षण मात्र है। सक्रिय रूप से कानून निर्माण या शासकीय कार्य इस परिषद को नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचन द्वारा ही होता है। इसलिए मिल ने निर्वाचन प्रक्रिया के सुधार पर पर्याप्त ध्यान दिया। इस संबंध में उसके विचार निम्नलिखित है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था। बहुमत की सरकार अल्पमत की अपेक्षा कर सकती है। अतः जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने तथा अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशवाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाए। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहु सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन कराया जाए। इस प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उसी के अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस पद्धति का लाभ यह होगा कि छोटे दलों को भी तथा अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अल्पमत भी सार्वजनिक संस्थाओं में अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी बात कह सकेगा। बहुमत की निरंकुशता उसका गला नहीं घोट पाएगी। जब प्रतिनिधि संस्थाओं में अल्पमतों को भी समुचित स्थान मिलेगा तो उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यताएं। मिल लोकतंत्र की इस कमजोरी से भी चिंतित था कि इससे या इसमें विधायिका के अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। मिल के शब्दों में विधायिका
बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा उस जन समुदाय में बुद्धि की कमी होना जो विधायिका का नियंत्रण करती है, किसी भी समाज के लिए एक खतरा है। उसकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान तथा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः जागरूक हो। अतः वह निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता। वह लिखना, पढ़ना और गणित का ज्ञान, सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मताधिकार प्रदान करना चाहता था। उसके शब्दों में, मैं इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में और गणित के सामान्य सवाल निकालने में समर्थ नहीं है, उसे मतदान में भाग लेने दिया जाए। उसके मत में मतदाता के लिए नाम दर्ज कराने से पहले मतदाता बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना नाम मतदाता पंजीयक अधिकारी के सम्मुख अंग्रेजी पुस्तक से एक वाक्य की प्रतिलिपि करके या गणित का सवाल करके अपनी मतदाता बनने की योग्यता को प्रमाणित करें। मिल तो यहाँ तक कहता है कि उचित तो यह होगा कि लिखने, पढ़ने और साधारण गणित के ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य हो। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मिल मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी आवश्यक मानता था। उसकी मान्यता थी कि जिनके पास संपत्ति होती है वे उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं। जिनके पास संपत्ति का अभाव होता है वह यह भी मानता था कि जिनके पास संपत्ति होती है और जो कर अदा करते हैं वे निर्धनों और कर न देने वालों से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं और राष्ट्रीय वित्त का सही उपयोग भी मितव्ययता के साथ कर सकते हैं। अतः मिल संपत्ति रखने वाले तथा कर देने वाले व्यक्तियों तक ही वोट का अधिकार सीमित रखना चाहता है। सार्वजनिक एवं खुला मतदान। वेंथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था, किंतु जॉन स्टुअर्ट मिल खुली मतदान प्रणाली का समर्थक था। उसके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण समझ और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। बुद्धिमत्ता और विवेक से किए गए सार्वजनिक कर्तव्य है। इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति जनता की देख रेख में और उसकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप में करना चाहिए। बहुल मतदान मिल को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई यह नज़र आती थी कि शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, समान एवं विशिष्ट योग्यता वाले विशेषज्ञ सभी व्यक्तियों को इसमें एक समान माना जाता है। इसका मतलब है ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा
हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानता था। इसे वह झूठा लोकतंत्र कहता था। जबकि सच्चे लोकतंत्र में सब व्यक्तियों के मत बराबर नहीं, किंतु उनकी योग्यता के आधार पर होते हैं। मिल को लोकतंत्र में एक बहुमत बड़ी बुराई नजर आती थी कि शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता वाले विशेषज्ञ सभी व्यक्तियों को इसमें एक समान माना जाता है। इसका मतलब है ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानता था। इसे वह झूठा लोकतंत्र कहता था। जबकि सच्चे लोकतंत्र में सब व्यक्तियों के मत बराबर नहीं, अपितु उनकी योग्यता के आधार पर होते हैं। लोकतंत्र की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए मिल ने बहुल मत दान की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या बहुल मतदान में मत का अधिकार होना चाहिए। मिल तो यहाँ तक कहता है कि जिसके पास अधिक संपत्ति हो उसे भी बहुल मत का अधिकार होना चाहिए। मिल के अनुसार बहुल मत की योजना निर्धन व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार करती है। यह योजना निर्धन व्यक्ति के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है, बशर्ते वह स्वेच्छापूर्वक दी जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर अपनी योग्यता प्रमाणित कर दे। यह योजना निर्धन व्यक्ति के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है, बशर्ते वह स्वेच्छापूर्वक दी जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर अपनी योग्यता प्रमाणित कर दे। विधि आयोग मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं है। विधि आयोग मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि शासन करने की उसमें योग्यता नहीं है। उसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है। चूँकि वह विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखती, इसलिए विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट आयोग को करना चाहिए, जिसके सदस्य लोक सेवा से संबंधित व्यक्ति थे। विधि आयोग द्वारा निर्मित विधियों को पारित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा संसद को करना चाहिए। वस्तुतः इस सुझाव द्वारा मिल ने विधि निर्माण के कार्य में संख्या और योग्यता का सामंजस्य करने का प्रयत्न किया था।
प्रतिनिधियों सांसदों की स्थिति। नील जनप्रतिनिधियों को मात्र जनता के अभिकर्ता नहीं मानता। उसके अनुसार प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। उसके अनुसार प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। वह इस बात का विरोधी था कि संसद सदस्य दलगत अनुशासन में बंधे रहे। उसके अनुसार संसद सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन की व्यवस्था से वे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की भांति हो जाए। क्योंकि वेतन की व्यवस्था से वे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की भांति हो जाएंगे। मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की आलोचना। मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की आलोचना। मिल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं प्रतिनिधि शासन का प्रबल समर्थक था। उसने प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए, जैसे मताधिकार का आधार शैक्षणिक योग्यता हो, योग्य व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार हो, व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हो, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रणाली अपनाई जाए आदि। मिल के बहुत सारे सुझावों का क्रियान्वयन हुआ है, तथापि आलोचकों के अनुसार उसके समस्त विचारों का क्रियान्वयन कर दिया जाए तो लोकतंत्र के नाम पर अभिजात्य तंत्र की स्थापना हो जाएगी। मिल के विचारों का विश्लेषण करने से ऐसा लगता है कि वह एक विरक्त लोकतांत्रिक है। उसने लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट किया है। उसे संदेह की दृष्टि से देखा है। लोकतंत्र के प्रति अपनी निराशाओं और शंकाओं को व्यक्त किया है। मिल ने सर्वप्रथम व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया है। उसके अनुसार विधायिका को सिर्फ शासन पर नियंत्रण करना चाहिए। उसे न तो कर लगाना चाहिए, न आय व्यय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, न विधि का निर्माण करना चाहिए। वह यह भी कहता है कि संसद के सदस्यों को मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार नहीं, अपितु अपने उच्च विवेक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मिल द्वारा मतदाता की योग्यता का जो मापदंड प्रस्तुत किया गया है, यदि उसे लागू किया जाए तो तीसरी दुनिया के देशों में मतदाताओं की संख्या गौण हो जाएगी। उसने प्रतिनिधि शासन में असमानता के गीत गाते हुए कहा है कि धनी व्यक्तियों को अनेक मत का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार वह शिक्षितों को
मूर्ख की अपेक्षा अधिक मतदान का अधिकारी बनाता है। वह भूल जाता है कि लोकतंत्र का आधार ही समानता है और वह इसी पर कुठाराघात कर रहा है। अतः आलोचकों के अनुसार लोकतंत्र की दुर्बलताओं का पर्दाफाश करते हुए मिल ने लोकतंत्र में सुधार के लिए जो सुझाव पेश किए हैं उनसे ऐसा लगता है कि वह एक विरक्त अनिच्छुक प्रजातांत्रिक है। वेयर के इस विचार से कि मिल एक विरक्त असंतुष्ट लोकतांत्रिक विचारक था, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं कि मिल लोकतंत्र का विरोधी या शत्रु था। वस्तुतः मिल लोकतंत्र का सशक्त समर्थक और वफादार सेवक था। लोकतंत्र के ऊपर लिखने वाला वह एक महानतम लेखक था। वह यह आग्रह जरूर करता था कि स्वतंत्रता की भांति लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। तथापि उसका विश्वास था कि जहाँ तक भी संभव हो सके वह शासन का श्रेष्ठतम रूप है। उसने प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत चरित्र पर बल देकर प्रजातंत्र को आध्यात्मिक आधार देने का प्रयास किया। शिक्षित एवं चरित्रवान प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एवं मानव कल्याण की भावना पर आधारित प्रजातंत्र को ही मिल सच्चे प्रजातंत्र की संज्ञा प्रदान करता है। किंतु मिल ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो अनूठे सुझाव दिए हैं तथा उसे जो आध्यात्मिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है वह सब अत्यंत आकर्षक एवं आदर्श होते हुए भी आज की नवीन परिस्थितियों में ग्राह्य प्रतीत नहीं होता। वेपर लिखता है कि निस्संदेह मिल एक प्रजातांत्रिक होने का अधिकारी समझा जा सकता है, किंतु 20वीं सदी की कसौटी पर वह एक विरक्त प्रजातांत्रिक ही सिद्ध होता है। मिल के आर्थिक एवं महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल के समय इंग्लैंड में महिलाओं की दशा बड़ी दयनीय थी। उन्हें उच्च शिक्षा पाने पसंद या फिर संसद का सदस्य बनने तथा सार्वजनिक पदों पर कार्य करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक थी। सामाजिक रूढ़ियों और कानूनों ने उन्हें दास्ता के शिकंजे में बांध रखा था। अतः मिल ने 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक महिलाओं की पराधीनता में अकाट तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। उस समय यह तर्क दिया जाता था कि नर नारी में कुछ महत्वपूर्ण भेद है। इनके आधार पर महिलाओं की हीन स्थिति सर्वथा उपयुक्त है। मिल ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि कुछ शारीरिक
भेदों के अपवाद को छोड़कर नर नारी की विषम स्थिति का समर्थन करने के पक्ष में बनाए जाने वाले सभी भेद कृत्रिम तथा बाह्य परिस्थितियों का परिणाम है। वे मौलिक तथा अनिवार्य नहीं है। मिल ने यह भी कहा कि किसी परंपरा के नाम पर स्त्री पुरुष समानता का विरोध करना सरासर गलत है। यह तर्क कि प्राचीन काल से पुरुष स्त्री का स्वामी होता आया है, इसलिए स्त्री को अब भी उसकी अधीनता में रहना चाहिए, और भी गलत है क्योंकि इतिहास के यह तर्क कि प्राचीन काल से पुरुष स्त्री का स्वामी होता आया है, इसलिए स्त्री को अब भी उनकी अधीनता में रहना चाहिए, और भी गलत है क्योंकि इतिहास के इन खंडरों का भविष्य के साथ कोई तालमेल नहीं है। मिल के अनुसार महिलाओं को राजकीय सेवा के उच्च पदों से वंचित किया जाना अन्यायपूर्ण था। वस्तुतः महिलाओं को कभी इस बात का अवसर ही नहीं दिया गया था कि वे इन पदों पर अपनी योग्यता प्रदर्शित करें। वर्तमान व्यवस्था न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण है तथा सामाजिक प्रगति में बाधक है, क्योंकि यह जन्म के आधार पर नारियों के लिए प्रगति के द्वार बंद कर देती है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, उसे सब पेशों और कार्य के लिए योग्यता प्राप्त करने की और इन पेशों को करने की स्वतंत्रता होती है। महिलाओं को भी यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। केवल महिला के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें उन्नति और प्रगति के अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार महिला मुक्ति के संबंध में मिल के विचार स्त्री पुरुष समानता के संबंध में मिल के विचार स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में मिल के विचार अपने ज़माने के विचारों से बहुत आगे थे। वस्तुतः महिलाओं की मुक्ति के संबंध में मिल के ही विचारों को मिल के निधन के बाद समाज और शासन ने मान्यता प्रदान की। इंग्लैंड में धीरे धीरे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, निर्वाचन लड़ने का अधिकार दिया गया, लॉर्ड सभा में मनोनीत होने का अधिकार दिया गया। इन सब में कहीं न कहीं मिल का योगदान अवश्य है। डेविड सन के शब्दों में वर्तमान युग में जो सुविधाएं महिलाओं को शिक्षा एवं समान अवसर के रूप में मिली है, जिसके बल पर स्त्रियों को व्यावहारिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, यह सब केवल एक व्यक्ति मिल के गंभीर प्रयत्न एवं नेतृत्व का परिणाम है। वस्तुतः स्त्री पुरुष समानता के संबंध में मिल के विचार अपने ज़माने के विचारों से बहुत आगे थे। मिल के आर्थिक विचारों में एक विरोधाभास पाया जाता है। इसका कारण यह है कि एक ओर तो वह व्यक्तिवादी था और दूसरी ओर वह समाजवादी विचारों से भी प्रभावित था। उसके बारे में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि मिल ने असंजय का संयोजन करने का प्रयत्न किया, अर्थात व्यक्तिवाद को समाजवाद के साथ मिलाने का असफल प्रयत्न किया। मिल का पहला आर्थिक विचार है
स्वहित का सिद्धांत। असफल प्रयत्न किया। मील का पहला आर्थिक विचार है स्वहित का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से मील ने स्वहित का प्रतिपादन तो किया ही, साथ ही उसका समाजीकरण भी कर डाला। उसने कहा कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता होनी आवश्यक है, जबकि मील से पूर्व सभी व्यक्तिवादी विचारक यह कहते थे कि व्यक्ति की तमाम आर्थिक गतिविधियों का संचालन स्वहित द्वारा ही होता है। मील के अनुसार राज्य की सभी आर्थिक गतिविधियों व्यक्ति एवं समाज के व्यापक सुख के लिए संचालित होनी चाहिए। मील का दूसरा प्रमुख आर्थिक सिद्धांत है जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस की भांति मील भी यह मानता था कि अत्यधिक जनसंख्या किसी भी राज्य के विनाश को जन्म देती है। मील इस मान्यता से सहमत नहीं था कि हर नया मुंह अपने साथ दो हाथ लेकर आता है। मील का तीसरा प्रमुख सिद्धांत है मुक्त प्रतिस्पर्धा। स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक होने के कारण मील जहां व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता था, वही वह व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में भी विश्वास करता था। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ था उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण प्रतिस्पर्धा। मील मानता था कि उत्पादन के क्षेत्र में स्वतंत्रता होने से मनुष्य की श्रेष्ठतम प्रतिष्ठाएं प्रकट होती है। उसके अनुसार मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है। मील का चौथा आर्थिक सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत। रिकार्डो की तरह मील भी यह मानता था कि वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य में अंतर होता है। विनिमय मूल्य का निर्धारण उस वस्तु को उत्पन्न करने के लिए व्यय की गई श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। उसका यह भी मानना था कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य केवल श्रम की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता, उस पर मांग व पूर्ति का भी असर पड़ता है। मील ने कहा कि किसी भी समाज में मजदूरी की दर उस समाज में उपलब्ध मजदूरों की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। यदि समाज में श्रमिकों की संख्या उनकी मांग अथवा आवश्यकता से अधिक है तो मजदूरी कम हो जाएगी। मजदूरी बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि बाजार में मजदूरों की संख्या कम हो। आगे चलकर मील ने महसूस किया कि उसके विचार यथास्थितिवादी है। यह पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। इससे पूंजीपति पर कोई दबाव नहीं पड़ता कि वह मजदूरों को अधिक मजदूरी दे।
इसलिए बाद में मिल ने अपने मजदूरी सिद्धांत को बदलना चाहा और मांग एवं पूर्ति के अतिरिक्त मजदूरी के निर्धारण पर अन्य तत्वों के महत्व को स्वीकार किया। उसे अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के सिद्धांत का भी स्मरण हो आया और उसने न्यूनतम मजदूरी तथा कार्य के न्यूनतम घंटों के बारे में भी आग्रहपूर्वक लिखा। अब वह श्रमिकों के शोषण का समर्थक नहीं रह गया। अब वह कहने लगा कि श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने के बाद जो बचता है वही लाभ है। मिल के आर्थिक विचारों के बारे में आलोचक कहते हैं कि वह मौलिक नहीं थे। उसके विचार एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस के विचारों की पूर्ण व्यवस्था मात्र थे। दूसरा, आलोचक यह भी कहते हैं कि वह बुजुर्गा विचारक था और श्रमिक विरोधी था। इन आलोचनाओं के बावजूद सही तथ्य यह है कि प्रारंभ में मिल पूंजीवाद एवं व्यक्तिवाद का समर्थक दिखलाई देता है, क्योंकि वह मुक्त अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है। किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उसका झुकाव समाजवाद की ओर होने लगा। अब उसका आग्रह था कि श्रमिकों को उनके परिश्रम का पूर्ण पारिश्रमिक दिया जाए। उसने समता स्थापित करने की दृष्टि से संपत्ति की विरासत पर भारी कर लगाने की सिफारिश की। वह श्रमिक संघों के निर्माण का स्वागत करता है एवं ऐच्छिक सहकारिता के समाजवादी सिद्धांत को स्वीकार करता है। उसके अनुसार बड़े बड़े उद्योगों में उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के बीच पूर्ण सहयोग होना चाहिए, जिससे उद्योगों की सफलता से पूंजीपतियों एवं श्रमिकों दोनों के हितों की सिद्धि हो। उसकी मान्यता है कि वितरण व्यवस्था मानवकृत है एवं ऐतिहासिक तथा राजनीतिक संस्थाओं पर निर्भर करती है। अतः वह राज्य के नियंत्रण द्वारा वितरण व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना चाहता है। इस प्रकार मिल के विचार प्रगतिशील अवश्य है, परंतु वह उग्र समाजवाद में कभी भी विश्वास नहीं करता। मार्क्स और लेनिन की तरह वह न तो भूमि जैसे संपत्ति के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, न आर्थिक प्रतियोगिता को घृणा की दृष्टि से देखता है, न क्रांति का समर्थन करता है और न वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। वस्तुतः वह न तो कट्टर समाजवादी था और न ही नग्न पूंजीवाद का समर्थक। वह एक व्यक्तिवादी होते हुए भी समाजवादी था। वह पूंजीवादी होते हुए भी उदारवादी था। इसलिए वार्कर ने लिखा है, मार्क्स नहीं मिल की इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मिल का योगदान एवं प्रभाव। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मिल का योगदान एवं प्रभाव। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल का अनूठा स्थान है। वह इतिहास का दार्शनिक, अर्थशास्त्री, नीतिशास्त्र और राजनीति विज्ञान का प्रकांड विद्वान था। वह समाज सुधारक और प्रखर संसद नेता भी था। सन 1873 में लॉर्ड मार्ले ने लिखा कि लगभग 20 वर्षों तक
ऑक्सफोर्ड से निकलने वाला प्रत्येक बुद्धिजीवी मिल के उपदेशों से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड लिखते हैं कि जब मैं 1870 में ऑक्सफोर्ड में गया तो उसका प्रभाव चरम सीमा पर था, और प्रोफेसर मार्कर के अनुसार 1867 में मिल की कृति पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़कर के अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए, क्योंकि इन दिनों मिल की ख्याति चरम सीमा पर थी। मैकाले का तो यहाँ तक कहना था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में पत्रकार अपने विचार मिल से ग्रहण करते थे। मिल के योगदान के बारे में कहा जाता है कि यह राजनीति दर्शन में अकेला स्वतंत्रता का प्रकाश स्तंभ है। संक्षेप में, मिल का विचार एवं दर्शन की दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पद्धति शास्त्र की दृष्टि से पद्धति शास्त्र के क्षेत्र में मिल ने गहरा चिंतन एवं अध्ययन किया। बेंथम के अनुभववाद और जेम्स मिल के बुद्धिवाद के विपरीत ऐतिहासिक या प्रतिलोम निगमनात्मक पद्धति को प्रश्रय देकर पद्धति शास्त्र के क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय योगदान किया। उपयोगितावाद की दृष्टि से मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया। वस्तुतः मिल का उपयोगितावाद अपने आप में नवीन विचार है। वह उपयोगितावाद सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक आध्यात्मिकता पर आधारित है। समाज सुधारक की दृष्टि से भी मिल का अपूर्व योगदान है। उसने महिला मुक्ति के समर्थन में जोरदार आवाज़ उठाई। आधुनिक युग का वह पहला विचारक था जिसने महिलाओं की समानता, शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया। लोकतंत्र के उपचारक की दृष्टि से मिल ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बतलाया। उसने लोकतंत्र की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, द्विसदनात्मक विधायिका, स्वैच्छिक निकाय जैसे बहुमूल्य सुझाव दिए। स्वतंत्रता के प्रबल प्रवक्ता की दृष्टि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दार्शनिक एवं नैतिक दृष्टि से समर्थन करने वालों में मिल का नाम अग्रगण्य है। मिल ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में जो कुछ लिखा वह संपूर्ण राजनीतिक दर्शन के साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। उदारवादी विचारक की दृष्टि से शेवाइन ने मिल को उदारवाद का प्रवक्ता माना है, और उदारवादी दर्शन की दृष्टि से उसके योगदान को इस प्रकार रेखांकित किया है। मिल ने उपयोगितावाद का महत्व संशोधन किया। उसका कहना था कि हमें मनुष्य के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। मिल का मत था कि स्वतंत्रता का महत्व इसलिए नहीं है कि वह किसी भौतिक स्वार्थ को सिद्ध करती है, बल्कि उसका महत्व इसलिए है कि वह उत्तरदायी मनुष्य की एक सहज और स्वाभाविक आस्था है। अपने ढंग से जीवन व्यतीत करना, अपनी सहज प्रतिभा का विकास करना सुख को प्राप्त करने का साधन नहीं है। वह खुद
सुख का एक अंग है। इसलिए एक श्रेष्ठ समाज वह है जो स्वतंत्रता की अनुमति देता है तथा विविध जीवन पद्धतियों के निर्वाह के उचित अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत हित नहीं है, वह एक सामाजिक हित भी है। स्वतंत्र विचार विनिमय के द्वारा समाज को भी लाभ पहुंचाता है। स्वतंत्र समाज में उदारवादी स्वतंत्र समाज में उदारवादी राज्य का कार्य नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। वह विधि निर्माण से विरत रहकर या यह मानकर कि चूंकि वैधिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया है इसलिए स्वतंत्रता की अवस्थाएं विद्यमान है। नागरिकों को स्वतंत्र नहीं कर सकता। विधान के द्वारा अवसरों का निर्माण किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है और समानता की स्थापना की जा सकती है। निष्कर्षतः राजनीति दर्शन के इतिहास में मील का महत्व चिरस्थायी है। स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में उसे रूसो, वॉल्टेयर और जेफरसन के साथ सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। सारांश: यह सत्य है कि किसी अन्य ने मील के समान इस बात पर जोर नहीं दिया कि लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। फिर भी मील के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहां लोकतंत्र उपयुक्त हो सकता है वहां वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। उपयोगितावादी होने के नाते मील विश्वास करता था कि मनुष्यों की स्वाभाविक स्वार्थ प्रवृत्ति के रहते किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो और किसी भी व्यक्ति को यह सुअवसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के उपरांत भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं की शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई कमियां उभरने लगती है। इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। मील के शब्दों में मनुष्य द्वारा बनाई हुई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी। तो फिर क्यों न लोकतंत्र को और अधिक अच्छा बनाया जाए। इसलिए लोकतंत्र पर लिखी कृति को उसने प्रतिनिधि शासन का नाम दिया। मील के अनुसार प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या
उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। प्रतिनिधि सभा को मिल द्विसदनात्मक बनाना चाहता था। उसके मत में उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए आवश्यक है। वह दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का भिन्न आधार रखना चाहता था। उसकी मान्यता है कि यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो तो दूसरा सदन राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हो। मील लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था। बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है, अतः जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने तथा अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशवाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाए। मिल लोकतंत्र की इस कमजोरी से भी चिंतित था कि इसमें विधायिका के अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। मिल के शब्दों में विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा उस जन समुदाय में बुद्धि की कमी होना जो विधायिका का नियंत्रण करती है, किसी भी समाज के लिए एक खतरा है। बेंथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों ने गुप्त मतदाता प्रणाली का समर्थन किया था, किंतु जॉन स्टुअर्ट मिल खुली मतदान प्रणाली का समर्थक है। उसके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण समझ और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। मिल को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई यह नज़र आती थी कि शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता वाले विशेषज्ञ सभी व्यक्तियों को इसमें एक समान माना जाता है। इसका मतलब है ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानता था। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि शासन करने की उसमें योग्यता नहीं है। उसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है। चूँकि वह विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखती या रखती, इसलिए विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट आयोग को करना चाहिए जिसके सदस्य लोक सेवा से संबंधित व्यक्ति थे। मिल जनप्रतिनिधियों को मात्र जनता के अभिकर्ता नहीं मानता,
उसके अनुसार प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। वह इस बात का विरोधी था कि संसद सदस्य दलगत अनुशासन में बंधे रहे। उसके अनुसार संसद सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन की व्यवस्था से वे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की भांति हो जाएंगे। मिल के समय इंग्लैंड में महिलाओं की दशा बड़ी दयनीय थी। उन्हें उच्च शिक्षा पाने, संसद का सदस्य बनने तथा सार्वजनिक पदों पर कार्य करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक थीं। सामाजिक रूढ़ियों और कानूनों ने उन्हें दास्ता के शिकंजे में बांध रखा था। अतः मिल ने 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक महिलाओं की पराधीनता में अकाट्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुष के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। मिल के अनुसार महिलाओं को राजकीय सेवा के उच्च पदों से वंचित किया जाना अन्यायपूर्ण था। वस्तुतः महिलाओं को कभी इस बात का अवसर ही नहीं दिया गया था कि वे इन पदों पर अपनी योग्यता प्रदर्शित करें। वर्तमान व्यवस्था न्यायपूर्ण है तथा सामाजिक प्रगति में बाधक है, क्योंकि यह जन्म के आधार पर नारियों के लिए प्रगति के द्वार बंद कर देती है। इस प्रकार महिला मुक्ति के संबंध में मिल के विचार स्त्री पुरुष समानता के संबंध मिल के विचार स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में मिल के विचार अपने ज़माने के विचारों से बहुत आगे थे। वस्तुतः महिलाओं की मुक्ति के संबंध में मिल के ही विचारों को मिल के निधन के बाद समाज और शासन ने मान्यता प्रदान की। मिल का पहला आर्थिक विचार है स्वहित का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से मिल ने स्वहित का प्रतिपादन तो किया ही, साथ ही उसका समाजीकरण भी कर डाला। उसने कहा कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में एक रूपता होनी आवश्यक है, जबकि मिल से पूर्व सभी व्यक्तिवादी विचारक यह कहते थे कि व्यक्ति की तमाम आर्थिक गतिविधियों का संचालन स्वहित द्वारा ही होता है। मिल के आर्थिक विचारों के बारे में आलोचक कहते हैं कि वह मौलिक नहीं थे। उसके विचार एडम स्मिथ, रिकार्डो और वाल्स के विचारों की पूर्ण व्यवस्था मात्र थे। दूसरा आलोचक यह भी कहते हैं कि वह बुर्जुआ विचारक था और श्रमिक विरोधी था। बहुमुखी, कई दृष्टिकोणों से प्रतिभाशाली कुलीन तंत्र, उच्च कुल पर आधारित शासन तंत्र। तो साथियों, आज मेरा यह जो सीरीज था वह ख़त्म होता है वेस्टर्न थिंकर का। अब हम लोग इंडियन थिंकर को पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसके ध्यान में रखते हुए हम लोग अब क्या है कि इसको समाप्त करते हैं।